Jai Hind. In this lecture, we will learn partition method. With the help of partition method, we can reduce the number of redundant states in the case of finite state machine. If we reduce the redundant states, the number of flip-flop will reduce. If number of flip-flop will be reduces, the overall cost of circuit will be reduces. With the help of partition method, we can reduce the number of redundant states in machine. So this is the present states. Here present states are given. This is next state and output. What next state and output you will get after applying input 0 and input 1, those values are written here. For example, present state is C, present state है C. अगर मैं इनपुट में 0 अप्लाई करता हूं तो नेक्स्ट स्टेट E मिलेगी और आउटपुट 0 मिलेगी. इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट C है, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट B और आउटपुट 0 मिलेगा. एंड दिस इज ए मिले टाइप स्टेट डायग्राम. अब पार्टीशन मेथड में क्या करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप होता है हम P1 पार्टीशन लिखते हैं. अब इस P1 पार्टीशन में हम डिफरेंट ब्लॉक बनाएंगे. जिन प्रेजेंट स्टेट्स के लिए आउटपुट सेम रहती है उन स्टेट्स को हम P1 पार्टीशन में सेम ब्लॉक में लिखेंगे. जैसे इस केस में अगर आप A, C और E प्रेजेंट स्टेट को देखते हो, अगर इनपुट में 0 या फिर 1 अप्लाई करो, जो आउटपुट मिलती है वो सेम मिल रही है 0 0. C के केस में भी 0 0 मिली, E के केस में भी 0 0 मिली. तो मैं क्या करूंगा, ये जो प्रेजेंट स्टेट है A, C, E P1 पार्टीशन में इनको सेम ब्लॉक में लिखेंगे A, C, E. इसी तरह से B, D, F को देखो. B, D, F प्रेजेंट स्टेट है. दीज आर द प्रेजेंट स्टेट. अगर इनपुट में 0 या फिर 1 अप्लाई करते हैं, जो आउटपुट्स मिलती हैं वो मिलती है 1 0. D के केस में भी 1 0, F के केस में भी 1 0. तो आउटपुट सेम मिलती है, डेट इज 1 0. तो बी डी एफ को मैं सेम ब्लॉक में लिखूंगा बी डी एफ. तो दिस इज फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने P1 पार्टीशन की. ये जो स्टेट्स हैं A, C, E, उस केस में सेम आउटपुट 0 0 मिलती थी, उनको सेम ब्लॉक में लिखा. इसी तरह से ये जो BDF है उस केस में जो आउटपुट मिलती थी वो मिलती थी 1 0, आप देख सकते हो. तो इनको सेम ब्लॉक में लिखा. अब P1 पार्टीशन क्या बताती है, सेम ब्लॉक में जो स्टेट्स हैं जैसे A, C, E, these states are one equivalent. इसी तरह से ये जो BDF है these are also one equivalent. अब इसके आगे क्या करेंगे, P2 पार्टीशन करेंगे. अब ये P2 पार्टीशन कैसे करेंगे, P1 पार्टीशन की हेल्प से करेंगे. जैसे P1 पार्टीशन में ACE सेम ब्लॉक में प्रेजेंट थे तो मैंने लिखा ACE. इसी तरह से BDF सेम ब्लॉक में प्रेजेंट थे तो यहां पर मैंने लिखा BDF. अब मैंने क्या करना है, ACE का 0 और 1 सक्सेसर लिखना है. यहां पर मैं लिखूंगा 0 सक्सेसर और यहां पर लिखूंगा 1 सक्सेसर. अब 0 और 1 सक्सेसर का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट स्टेट है A, अगर इनपुट में 0 अप्लाई किया डेट इज 0 सक्सेसर. नेक्स्ट स्टेट मिली C, तो A का 0 सक्सेसर है C. इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट A थी, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली F, तो A का 1 सक्सेसर है F. इसी तरह से C है, इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली E, तो C का 0 सक्सेसर है E. अगेन 1 सक्सेसर चेक करते हैं, C में खड़े हैं, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली B, C का 1 सक्सेसर हुआ B. अगेन E, इनपुट में 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट मिली D, तो E का 0 सक्सेसर हुआ D. अगेन 1 के लिए चेक करते हैं, E में खड़े हैं, इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली B, मतलब 1 सक्सेसर है B. अब P2 पार्टीशन करेंगे. P2 पार्टीशन में क्या होता है, हम फर्दर ये चेक करते हैं कि ये जो P1 पार्टीशन में सेम ब्लॉक में एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ACE, क्या इसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं. इसी तरह से ये जो BDF है क्या इसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, वो देखते हैं. जैसे ACE का 0 सक्सेसर है CED, अगर P2 में पार्टीशन करनी है तो जो प्रीवियस पार्टीशन P1 है उसको चेक करेंगे, क्या ये जो एलिमेंट है CED P1 पार्टीशन में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है. नहीं, सेम ब्लॉक में प्रेजेंट नहीं है. CE यहां पर प्रेजेंट है और D यहां पर प्रेजेंट है. मतलब ये जो CE है ये P1 में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है और ये जो D है ये डिफरेंट ब्लॉक में प्रेजेंट है. अब AC का 0 सक्सेसर था CE और E का 0 सक्सेसर था D. मतलब
ए सी ई स्प्लिट होगा ए सी और ई में। ए सी और ई में क्यों हुआ? ए सी का जीरो सक्सेसर था सी ई, वो सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है, और जो डी है वो डिफरेंट ग्रुप में चला गया है। तो ए सी ई को स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? ए सी सेम ब्लॉक में रखेंगे और ई को इस ब्लॉक में रखेंगे। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर जीरो सक्सेसर के थ्रू स्प्लिटिंग हो जाती है, जैसे ए सी ई की स्प्लिटिंग होगी ए सी और ई में, तो उस केस में आपको वन सक्सेसर चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ए सी ई का अगर जीरो सक्सेसर के थ्रू पार्टीशन नहीं होती, तो उस केस में आपको वन सक्सेसर चेक करना था। अगर वन सक्सेसर के थ्रू स्प्लिटिंग हो जाती तो आपने स्प्लिटिंग कर देनी थी, अगर वंस के थ्रू भी नहीं होती तब आपको स्प्लिटिंग नहीं करनी थी। इसी तरह से बीडीएफ का देखते हैं। मैं जीरो और वन सक्सेसर लिखूंगा। बी का जीरो और वन सक्सेसर है डीएफ। डीएफ डी को देखते हैं, अगर इनपुट में जीरो अप्लाई किया नेक्स्ट स्टेट मिली बी, अगर वन अप्लाई किया तो नेक्स्ट स्टेट मिली ई। एफ का जीरो और वन सक्सेसर देखते हैं। एफ का जीरो और वन सक्सेसर है डी और बी। जीरो सक्सेसर मतलब इनपुट में जीरो अप्लाई किया नेक्स्ट स्टेट मिली डी, और वन सक्सेसर अगर इनपुट में वन अप्लाई किया तो नेक्स्ट स्टेट मिली बी। अगेन पहले जीरो सक्सेसर देखेंगे, क्या डीबीडी P1 पार्टीशन में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? डीबी देखूंगा डी टू टाइम्स है तो डीबी, तो बीडी आप देख सकते हो P1 में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू जीरो सक्सेसर बीडीएफ की स्प्लिटिंग नहीं होगी। अगर जीरो सक्सेसर के थ्रू स्प्लिटिंग नहीं होती तब आपको वन सक्सेसर चेक करना है। क्या एफईबी P1 में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? नहीं, ये प्रेजेंट नहीं है। आप देख सकते हो एफ और बी तो सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है एफ और बी, पर ये जो ई है ये डिफरेंट ब्लॉक में प्रेजेंट है, मतलब स्प्लिटिंग होगी। अब स्प्लिटिंग कैसे होगी? एफ और बी सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है, और एफ और बी किसका वन सक्सेसर है? बी और एफ का। तो सिंपली बीडीएफ की स्प्लिटिंग कैसे होगी? बी एफ और डी। जैसे इस क्वेश्चन में जीरो सक्सेसर के थ्रू स्प्लिटिंग नहीं हुई, तब मैंने वन सक्सेसर के थ्रू चेक किया। वन सक्सेसर के थ्रू स्प्लिटिंग होगी तो मैंने स्प्लिटिंग कर दी। इसी तरह से यहां पर क्या हुआ था? जीरो सक्सेसर के थ्रू ही एसीई की स्प्लिटिंग हो गई थी, तो उस केस में वन सक्सेसर चेक करने की जरूरत नहीं है। अब P2 पार्टीशन क्या बताएगी? P2 पार्टीशन में जिस ब्लॉक में एक से ज्यादा एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल यहां पर है एसी, तो ये जो एसी स्टेट्स हैं ये टू इक्विवेलेंट है। इसी तरह से ये जो बीएफ है ये टू इक्विवेलेंट है। जैसे P1 पार्टीशन क्या बताता था? ये जो एसीई है ये है वन इक्विवेलेंट और बीडीएफ भी है वन इक्विवेलेंट। एक और बात, जैसे P2 पार्टीशन में जिस ब्लॉक में एक से ज्यादा एलिमेंट है वो टू इक्विवेलेंट है, जैसे एसी टू इक्विवेलेंट है और ये जो बीएफ है ये भी आपस में टू इक्विवेलेंट है, और साथ में बाय डिफॉल्ट ये वन इक्विवेलेंट भी होंगे। टू इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? ये जो एसी स्टेट्स है ये आपस में टू इक्विवेलेंट है और बाय डिफॉल्ट वन इक्विवेलेंट भी है, और ये जो बीएफ है ये भी टू इक्विवेलेंट है और साथ में वन इक्विवेलेंट भी है। अब इस वन और टू इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है प्रेजेंट स्टेट ए और सी। अब मैं कोई भी टू इनपुट डेटा अप्लाई करता हूं, फॉर एग्जाम्पल ए में मैंने अप्लाई किया 10, तो सेम डेटा सी में भी अप्लाई करना पड़ेगा 10। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट स्टेट है ए, अगर इनपुट में अप्लाई किया 1 तो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली F0। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। अब इनपुट में अप्लाई किया 0 डेट इज दिस 1, तो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली 1। अगेन सी के लिए देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं सी में खड़ा हूं, अगर इनपुट में अप्लाई किया 1 तो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली B0। यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। इनपुट में अप्लाई किया 0, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली D1। बाई डिफॉल्ट AC 1 और 2 इक्विवेलेंट है। वन इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? अगर AC में खड़े हैं, अगर आप कोई भी 1 बिट डेटा अप्लाई करते हो, जैसे A और C में अप्लाई किया 1, इसी तरह से आप 0 भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा कॉम्बिनेशन भी अप्लाई कर सकते थे। A और C में खड़े हैं, अगर 1 बिट डेटा अप्लाई करते हैं तो उस केस में ये जो आउटपुट है ये तो सेम रहनी चाहिए। ये जो नेक्स्ट स्टेट है FB ये सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है, जैसे इस केस में सेम नहीं है, तो उस केस में प्रीवियस पार्टीशन देखेंगे P1, तो उस केस में ये जो BF है ये प्रीवियस पार्टीशन में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट होने चाहिए। आप देख सकते हो B और F सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है। इसी तरह से जब हमने 2 बिट डेटा अप्लाई कर दिया, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट ये मिली,
तो आफ्टर अप्लाइंग टू बिट डेटा, जैसे यहाँ पर 10 अप्लाई किया था, आप कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हो, 110100 कोई भी आप कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हो, पर आपको कॉम्बिनेशन ए और सी में सेम अप्लाई करना है। तो उस केस में असेंशियल कंडीशन है आउटपुट तो सेम रहनी चाहिए। आप देख सकते हो आउटपुट सेम है, जब हमने 10 डेटा अप्लाई किया आउटपुट तो सेम है। इस केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो सेम मिल गई। अगर ये सेम नहीं मिलती, अगर ये डिफरेंट होती, तो वो जो एलिमेंट थे वो P1 पार्टीशन में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट होने चाहिए थे। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ टू इक्विवेलेंट। इसके अगला स्टेप होता है क्या P3 पार्टीशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो P3 पार्टीशन के लिए हम P2 पार्टीशन देखेंगे। जैसे AC, इस ब्लॉक में 2 एलिमेंट है तो मैंने लिखा AC। जैसे इसमें सिंगल एलिमेंट है, इसको चेक नहीं करना है, D सिंगल है, इसको नहीं लिखना है, D सिंगल है तो इसको भी चेक नहीं करना है। अब दिस इज BF, तो मैंने लिखा BF। अब अगेन यहां पर मैं लिखूंगा 0 और 1 सक्सेसर। ए में खड़े हैं, इनपुट 0 अप्लाई की, नेक्स्ट स्टेट मिली C। इसी तरह से इनपुट 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी F। अगेन C में खड़े हैं, 0 और 1 सक्सेसर है EB। अब P3 पार्टीशन करेंगे। P3 पार्टीशन के लिए P2 पार्टीशन चेक करेंगे, प्रीवियस पार्टीशन चेक करते हैं। जैसे AC का 0 सक्सेसर है CE, क्या CE P2 पार्टीशन में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? नहीं, सेम ब्लॉक में प्रेजेंट नहीं है। C यहां पर प्रेजेंट है, E यहां पर प्रेजेंट, मतलब C और E जो स्टेट्स हैं P2 पार्टीशन में डिफरेंट ब्लॉक में प्रेजेंट हैं, मतलब स्प्लिटिंग होगी। तो स्प्लिटिंग कैसे होगी? जैसे A का 0 सक्सेसर था C का 0 सक्सेसर था E, ये डिफरेंट ब्लॉक में प्रेजेंट है तो AC की स्प्लिटिंग होगी। दिस इज A, दिस इज C। 0 सक्सेसर के थ्रू स्प्लिटिंग होगी, आपको 1 सक्सेसर चेक नहीं करना है। अगर मैं चेक भी कर लेता, 1 सक्सेसर था FB, क्या FB सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? यस, P2 में देखो FB सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है, पर 0 सक्सेसर के थ्रू स्प्लिटिंग हो जा रही है तो आपने स्प्लिटिंग कर लेनी है। अगर 0 और 1 सक्सेसर के थ्रू, किसी के थ्रू भी अगर स्प्लिटिंग हो जाती है तो स्प्लिटिंग कर लेनी है। स्टेट है तो E को इस तरह से लिखना है। अगेन D सिंगल है तो D को मैंने इस तरह से लिख दिया। आगे है BF, क्या BF की स्प्लिटिंग होगी कि नहीं? B का 0 और 1 सक्सेसर है D और F, दैट इज D और F। इसी तरह से F का 0 और 1 सक्सेसर है DB, दिस इज D, दिस इज B। अगेन BF का 0 सक्सेसर है DD, बाई डिफॉल्ट D P2 में एक ही ब्लॉक में प्रेजेंट होगा, आप देख सकते हो यहां पर प्रेजेंट है। थ्रू 0 सक्सेसर BF की स्प्लिटिंग नहीं होगी। 1 सक्सेसर के थ्रू देखते हैं, क्या FB सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? यस, FB सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है तो BF की स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब P3 पार्टीशन क्या बताएगी? P3 पार्टीशन बताएगी कि जिस ब्लॉक में एक से ज्यादा एलिमेंट है, जैसे BF, तो ये BF जो स्टेट्स हैं आपस में 3 इक्विवेलेंट होगी, और बाय डिफॉल्ट ये जो BF है ये 2 इक्विवेलेंट भी होगी और साथ में 1 इक्विवेलेंट भी होगी। मैं चेक कर लेता हूं, जैसे BF है, कोई भी 3 इनपुट डेटा अप्लाई करो, मैंने अप्लाई किया 101, F में भी 101, B में खड़े हैं, अगर इनपुट में अप्लाई करते 1 तो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली F0। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। इनपुट में अप्लाई किया 0, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली D1। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। इनपुट में अप्लाई किया 1, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली E0। अगेन बच्चों मैंने 10 के लिए चेक किया, अब कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। F में खड़े हैं, इनपुट में 1 अप्लाई किया तो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली B0। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिला D1। अगेन यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। इनपुट में अप्लाई किया 1 तो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली E0। अब मैंने क्या बताया था, ये जो अब P3 पार्टीशन क्या बताएगी, ये जो BF है ये 1 इक्विवेलेंट भी होगा, 2 इक्विवेलेंट भी होगा, 3 इक्विवेलेंट भी होगा। 1 इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? जैसे BF में खड़े हैं, कोई भी 1 भी डेटा अप्लाई किया, मैंने यहां पर अप्लाई किया 1 असेंशियल कंडीशन है आउटपुट सेम रहनी चाहिए, आउटपुट तो है सेम। अब इस केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो डिफरेंट है, पर ये जो नेक्स्ट स्टेट है FB, हम प्रीवियस पार्टीशन देखेंगे वो है P2। अब ये जो FB है ये P2 पार्टीशन में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट होने चाहिए। आप देख सकते हो BF सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है, तो मतलब ये 1 इक्विवेलेंट है।
टू इक्विवेलेंट देखते हैं, अगर टू इनपुट डेटा अप्लाई करते हैं, जैसे यहां पर अप्लाई किया 1 0 1 0, आउटपुट तो मिली 1 1, आउटपुट सेम रहनी चाहिए, दिस इज एसेंशियल कंडीशन, पर इस केस में नेक्स्ट स्टेट भी सेम है, तो दिस इज अगेन टू इक्विवेलेंट। अब 3 इक्विवेलेंट भी चेक कर लेते हैं, अगर 3 भी डेटा अप्लाई करते हैं 1 0 1 1 0 1, आउटपुट तो सेम रहनी चाहिए, आउटपुट देखो सेम है, पर इस केस में ये नेक्स्ट स्टेट है वो भी सेम है। अगर ये सेम नहीं होती, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई और एलिमेंट होता, तो उस केस में जो डिफरेंट स्टेट्स होती वो P2 पार्टीशन में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट होती। तो आगे हम देखेंगे क्या P4 पार्टीशन पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे सिंगल एलिमेंट है A C E, इनको एज इट इज लिख लेना है A C E D। अब देखते हैं क्या BF की पार्टीशन होगी कि नहीं होगी। B का 0 और 1 सक्सेसर है, अभी चेक किया था DF, और F का 0 और 1 सक्सेसर है DB। पहले 0 सक्सेसर देखते हैं, क्या DD P4 के लिए देखेंगे तो किसको चेक करना पड़ेगा, P3 जो प्रीवियस पार्टीशन है। क्या D P3 में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है, अब ये D सेम है तो बाय डिफॉल्ट ये सेम में ही होगा, आप देख सकते हो D यहां पर है, अब इसको चेक करने की नीड भी नहीं है, ये कॉमन है, तो बाय डिफॉल्ट ये P3 में तो एक ही ब्लॉक में प्रेजेंट होगा। अगेन 1 सक्सेसर देखते हैं, क्या FB सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है, यस FB सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है, मतलब BF की स्प्लिटिंग या पार्टीशन नहीं होगी। अब इस केस में P3 इज इक्वल टू P4, तो आपको क्वेश्चन रोक देना है, इसका क्या मतलब है, P3 के आगे पार्टीशन नहीं होनी थी, मैक्सिमम पार्टीशन कहां तक होनी थी, P3, P4 में कोई पार्टीशन नहीं होनी थी, तो P3 इज इक्वल टू P4। अब ये जो BF है ये है इक्विवेलेंट स्टेट्स, B और F है इक्विवेलेंट स्टेट, मतलब इसमें से मैं एक रिडंडेंट स्टेट रिमूव कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं F को रिमूव कर देता हूं, अब मिनिमाइजेशन कैसे होगी, आपने ये टेबल दोबारा से लिखना है, B और F इक्विवेलेंट स्टेट है, इसमें से मैं एक रिडंडेंट स्टेट रिमूव कर दूंगा, मैंने F को रिमूव कर दिया, तो आप नया टेबल बनाओगे उसमें आप F नहीं लिखोगे, ये जो F प्रेजेंट स्टेट थी ये नहीं लिखनी है, और साथ में रिमेनिंग टेबल में जहां भी F होगा उसको आपने B से चेंज कर लेना है। जैसे यहां पर F है तो इसको किससे चेंज कर लोगे, B से। अगेन ये F है, इसको आप लिख दोगे B से। अगेन और कहीं F है, नहीं है। अब ये जो टेबल बना है दिस इज ए रिड्यूस्ड मिनिमाइज्ड स्टेट टेबल, मतलब हमने एक रिडंडेंट स्टेट, जैसे ये BF इक्विवेलेंट स्टेट थी, ये जो F रिडंडेंट स्टेट थी इसको मैंने यहां से रिमूव कर दिया, और जहां भी FF लिखा था उसको B से चेंज कर लेना है। अब आपको याद क्या रखना है, जैसे P1 पार्टीशन, जिस पार्टीशन में एक से ज्यादा एलिमेंट है, जैसे 3 एलिमेंट है तो ये आपस में 1 इक्विवेलेंट होंगे, BDF भी आपस में 1 इक्विवेलेंट होंगे, और ये जो P2 है जिस ब्लॉक में एक से ज्यादा एलिमेंट है AC और B है, ये आपस में 2 इक्विवेलेंट होंगे और साथ में बाय डिफॉल्ट 1 इक्विवेलेंट भी होंगे। P3 पार्टीशन क्या बताती है, ये जो BF है ये 3 इक्विवेलेंट होंगे और बाय डिफॉल्ट आपस में 1 और 2 इक्विवेलेंट भी होंगे। अब P3 इज इक्वल टू P4, तो P3 के आगे पार्टीशन पॉसिबल नहीं थी, तो ये जो BF था ये थी इक्विवेलेंट स्टेट, उसमें से रिडंडेंट स्टेट F को मैंने रिमूव कर, फिर जो हम नया स्टेट टेबल बनाएंगे उसमें F नहीं लिखेंगे, और रिमेनिंग में जहां भी F होगा उसको B से चेंज कर देंगे। अगेन इस क्वेश्चन को देखते हैं, फॉर द मशीन गिवन इन द टेबल फाइंड द इक्विवेलेंस पार्टीशन एंड ए कॉरेस्पॉन्डिंग रिड्यूस मशीन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वी हैव गिवन मिले टाइप स्टेट डायग्राम। अब पहले मैं P1 पार्टीशन करूंगा। P1 पार्टीशन में क्या करते हैं, ये जो प्रेजेंट स्टेट्स है A to E, जिन प्रेजेंट स्टेट्स के लिए आउटपुट सेम रहती है उसको हम P1 पार्टीशन में सेम ब्लॉक में लिखेंगे। जैसे आप यहां देखो A B एंड E, इनपुट में 0 या फिर 1 अप्लाई करते आउटपुट तीनों के केस में सेम मिलती है, 0 0, यहां भी 0 0, यहां भी 0 0, तो मैं सिंपली A B और E को सेम ब्लॉक में लिखूंगा। इसी तरह से अगर आप C D को देखते हो 1 0 आउटपुट मिली, यहां भी 1 0, तो C और D को हम सेम ब्लॉक में लिखते हैं। अब P1 पार्टीशन क्या बताएगी, जिस ब्लॉक में एक से ज्यादा एलिमेंट है, जैसे यहाँ 3 है A B E, ये आपस में 1 इक्विवेलेंट होंगे, और ये जो C D है ये भी आपस में 1 इक्विवेलेंट होंगे। अब P2 पार्टीशन करेंगे। P2 पार्टीशन कैसे कर, अब P2 पार्टीशन में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं ये जो A B E है क्या इसकी फर्दर स्प्लिटिंग या पार्टीशन कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो C D है क्या इसकी फर्दर स्प्लिटिंग या फिर पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे A B E, तो मैंने लिखा A B E, A B E का
मैं 0 और 1 सक्सेसर चेक करूंगा। जैसे ए में खड़े हैं, इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली बी। इसी तरह से 1 सक्सेसर कैसे देखते हैं, ए में खड़े हैं, इनपुट में 1 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट मिली ई। इसी तरह से बी का 0 और 1 सक्सेसर है ई और डी, ई और डी। ई का 0 और 1 सक्सेसर है बी और डी। इसी तरह से सी और डी का भी 0 और 1 सक्सेसर मैं लिख लेता हूं। दिस इज 0 सक्सेसर, दिस इज 1 सक्सेसर। सी का 0 और 1 सक्सेसर है डी ए, दिस इज 0 सक्सेसर, दिस इज 1 सक्सेसर। डी का 0 और 1 सक्सेसर है सी ई। अब ये देखते हैं कि ए बी ई की फर्दर स्प्लिटिंग होती है कि नहीं। ए बी ई का 0 सक्सेसर है बी ई बी, 2 टाइम बी है। क्या बी ई P1 पार्टीशन में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? यस, सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू 0 सक्सेसर स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब 1 सक्सेसर भी देखना है। क्या ईडी सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? नहीं, ई यहां पर प्रेजेंट है, डी यहां पर प्रेजेंट। तो मैं क्या बोलूंगा, ई और डी डी ये डिफरेंट ग्रुप में P1 में प्रेजेंट है। और ई किसका 1 सक्सेसर है? ए का। और डी डी किसका 1 सक्सेसर है? बी ई का। तो ए बी ई की स्प्लिटिंग कैसे होगी? ए एंड बी ई। सी डी को चेक करते हैं। सी डी का 0 सक्सेसर है डीसी। क्या डीसी P1 में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? यस, सी डी सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है। 1 सक्सेसर देखते हैं। सी डी का 1 सक्सेसर है ए ई। क्या ए ई P1 में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? यस, ए ई सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है। तो सी डी का मैंने 0 और 1 सक्सेसर दोनों चेक कर लिए, स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। तो सी डी की स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो सी डी इस तरह से लिख लिया। अब P2 पार्टीशन क्या बताएगी कि सेम ब्लॉक में अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है बीई, ये आपस में 2 इक्विवेलेंट होंगे और साथ में 1 इक्विवेलेंट भी होंगे। और ये जो सी डी है ये भी आपस में 2 इक्विवेलेंट और बाय डिफॉल्ट 1 इक्विवेलेंट भी होंगे। अब P3 पार्टीशन देखते हैं। ए सिंगल है, इसको चेक करने की नीड नहीं है। दिस इज बी अगेन। अब बीई का 0 और 1 सक्सेसर लिखेंगे। दिस इज 0 सक्सेसर, दिस इज 1 सक्सेसर। बी का 0 और 1 सक्सेसर है ई डी, तो यहां पर लिखा ई, यहां पर लिखा डी। इसी तरह से ई का 0 और 1 सक्सेसर है बी डी, दिस इज बी, दिस इज डी। अब बीई का 0 सक्सेसर है ईबी। क्या ईबी P2 पार्टीशन में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? यस, ईबी सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है, स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब 1 सक्सेसर देखते हैं। डी डी चेक करने की जरूरत नहीं है, कॉमन है, करने की नीड नहीं है, ये तो कॉमन है। तो बाय डिफॉल्ट P2 में सेम ही ब्लॉक में प्रेजेंट होगा, आप देख सकते हो। तो बीई की पार्टीशन नहीं होगी, तो बीई को एज इट इज लिखा। सी डी चेक करते हैं। सी का 0 और 1 सक्सेसर है डी ए, डी ए। डी का 0 और 1 सक्सेसर है सी ई, दिस इज 0 सक्सेसर, दिस इज 1 सक्सेसर। सी डी का 0 सक्सेसर है डीसी। क्या डीसी P2 में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? यस, सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है। ए ई सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? नहीं, ए यहां पर है, ई यहां पर है। तो 1 सक्सेसर के थ्रू स्प्लिटिंग होगी, ए और ई अलग ब्लॉक में प्रेजेंट है। तो सी डी की स्प्लिटिंग होगी या पार्टीशन होगी, कैसे लिखूंगा? सी एंड डी। अब P3 पार्टीशन क्या बताएगा? ये जो बीई स्टेट्स हैं ये आपस में 3 इक्विवेलेंट होंगी और बाय डिफॉल्ट 1 और 2 इक्विवेलेंट भी होगी। अगेन P4 पार्टीशन के लिए चेक करते हैं। ए सी डी इसको चेक करने की नीड नहीं है, सिंगल एलिमेंट है। बीई चेक करना पड़ेगा। दिस इज 0 सक्सेसर, दिस इज 1 सक्सेसर। डी का 0 और 1 सक्सेसर है ई डी, दिस इज ई, दिस इज डी। और ई का 0 और 1 सक्सेसर है बी और डी। ई का 0 सक्सेसर है ईबी। क्या ईबी P3 में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है? यस, सेम ब्लॉक में प्रेजेंट है बीई। इसी तरह से डी डी बाय डिफॉल्ट ये सेम ब्लॉक में प्रेजेंट होगा, ये है कॉमन, मतलब स्प्लिटिंग नहीं होगी बीई। अब यहां पर क्या हुआ? P3 इज इक्वल टू P4, स्टेप रोक देना है और आपको लिखना है सिंस P3 इज इक्वल टू P4 ये दोनों सेम है, तो आफ्टर P3 पार्टीशन इज नॉट पॉसिबल। तो सिंपली पार्टीशन कहां तक हुआ? P3 तक। P3 इज इक्वल टू P4। अब ये जो बीई है, एक से ज्यादा एलिमेंट है, ये आपस में क्या होंगे? 1, 2 और 3 इक्विवेलेंट। मैं आपको चेक करवा देता हूं बी और ई। अब कोई भी 3 इनपुट डेटा अप्लाई कर दो। मैंने अप्लाई कर दिया 1 1 0, ई में भी अप्लाई कर दिया 1 1 0, बी में खड़े हैं। अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली D0। इसी तरह से यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। 1 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली E0। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। इनपुट में अप्लाई किया 0,
तो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली B0। ई के लिए चेक करते हैं, प्रेजेंट स्टेट है ई, अगर इनपुट में अप्लाई किया 1 तो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली D0। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, इनपुट में 1 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिली E0। फिर इनपुट में 0 अप्लाई किया, अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिला B0। अब देख सकते हो अगर 1 बिट डेटा अप्लाई करते 1 आउटपुट सेम रही और इस केस में नेक्स्ट स्टेट भी सेम रही, तो दिस इज 1 इक्विवेलेंट। इसी तरह से 2 बिट डेटा अप्लाई करते 1 आउटपुट तो सेम है, नेक्स्ट स्टेट भी यहां पर सेम है, तो दिस इज 2 इक्विवेलेंट। 3 बिट डेटा अप्लाई करते, आउटपुट सेम, नेक्स्ट स्टेट भी सेम। इस केस में नेक्स्ट स्टेट सेम मिली, अगर ये नेक्स्ट स्टेट डिफरेंट होती तो उस केस में वो जो डिफरेंट नेक्स्ट स्टेट है वो P3 पार्टीशन में सेम ब्लॉक में प्रेजेंट होती। अब P3 इज इक्वल टू P4, P3 के आगे पार्टीशन नहीं होनी थी, तो ये जो BE है ये आपस में इक्विवेलेंट स्टेट है। अब B इज इक्वल टू E, B और E इक्विवेलेंट स्टेट है। अब ये जो E है इसको मैंने कंसीडर कर लिया रिडंडेंट स्टेट, फिर नया स्टेट टेबल बनाएंगे, उस केस में ये जो E वाली एंट्री है उसको उसमें नहीं लिखेंगे, और जो रिमेनिंग टेबल है जहां भी E होगा उसको B से चेंज कर देंगे। जैसे E है तो इसको B से चेंज कर देंगे, E है इसको B से चेंज कर देंगे। अब ये जो टेबल बना दिस इज रिड्यूस स्टेट टेबल। अब मिनिमाइजेशन का बेनिफिट क्या होता है बच्चों, पहले स्टेट्स कितनी थी 5, A B C D E। अगर 5 स्टेट्स थी तो कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करने पड़ने थे, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करने थे। 5 स्टेट को अगर बाइनरी वैल्यू से डिस्टिंग्विश करते तो मिनिमम कितने बाइनरी बिट्स चाहिए थी, 3, तभी हम 5 स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो 3 फ्लिप फ्लॉप यूज होने थे। फिर जैसे ही रिडंडेंट स्टेट रिमूव कर दी, टोटल प्रेजेंट स्टेट बची 4। इन 4 स्टेट को अगर बाइनरी वैल्यू से रिप्रेजेंट करते तो कितने बाइनरी बिट डेटा से हम रिप्रेजेंट कर सकते थे, 2 बिट बाइनरी डेटा से। फॉर एग्जांपल ए को साइन कर दिया 0 0, बी को 0 1, सी को 1 0, डी को 1 1, तो सिंपली कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए थे, 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए थे। तो पहले फ्लिप फ्लॉप 3 चाहिए थे, जैसे हमने मिनिमाइजेशन की एक फ्लिप फ्लॉप कम हो गया, मतलब 2 फ्लिप फ्लॉप अब चाहिए। तो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ मिनिमाइजेशन। अब जैसे फ्लिप फ्लॉप कम होंगे तो सर्किट की कॉस्ट कम होगी, सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज होगी।